नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के डोलिया, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मैं आज आपको यूनिट अप्लाइड फिजिक्स में यूनिट 2 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी यानी कि बल, कार्य और ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। आज हम करेंगे बल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो वस्तु की गति का क्या कारण होता है या गति में परिवर्तन का क्या कारण। यदि वस्तु अगर स्थिर है पहले से, तो ये अपने आप कभी भी चलना प्रारंभ नहीं करती है और तो क्या करना पड़ता है, उस पर पुश या पुल इस पर अवश्य लगाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि गतिशील है ये, तो गति में परिवर्तन करने अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, पुश या पुल लगाना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि फोर्स इज ए पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन किसकी, ऑफ ए बॉडी। इसका मीनिंग हुआ है कि फोर्स क्या है, एक तरह का पुश या पुल है, खींचना या धक्का देना, जो क्या करता है, विच ट्राई टू चेंज, जो परिवर्तन का प्रयास करता है या तो केवल प्रयास करता है, उससे नहीं हो परिवर्तन, केवल परिवर्तन का प्रयास करे, या वो परिवर्तन कर भी सकता है। तो या तो परिवर्तन का प्रयास करे या परिवर्तन कर दे, किसमें, स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि विराम की अवस्था को परिवर्तन करे या करने का प्रयास करे। इसी प्रकार यूनिफॉर्म मोशन की अवस्था कि स्थिर वेग से जो वस्तु चल रही है, उस स्थिर वेग से चलने वाली वस्तु की गति में परिवर्तन का प्रयास करे या गति में परिवर्तन कर दे, तो ऐसे पुश या पुल को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ये स्थानांतरित गति का कारण है, इसके कारण ही स्थानांतरित गति होती है। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्थानांतरित गति नहीं होगी। इट अराइजेज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज, ये कहाँ से आता है, दो वस्तुओं में इंटरेक्शन के कारण ये उत्पन्न होता है। अब वो इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज कैसे कैसे हो सकता है, या तो आइदर ड्यू टू कॉन्टेक्ट, अगर दो वस्तुएं आपस में कॉन्टेक्ट करें, जैसे कि फ्रिक्शन में होता है, सतह में और वस्तु में आपस में जो कॉन्टेक्ट के कारण उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, या फ्रॉम ए डिस्टेंस, अगर दो वस्तुएं डिस्टेंस पे भी हैं, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा दोनों दूर हैं पर फिर भी उनमें इंटरेक्शन के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये जो है फोर्स में आइदर प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन और एक्सेलरेशन, या तो क्या करता है फोर्स, या तो डिफॉर्म कर देता है वस्तु को, या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है। ये एक क्या है, सदिश राशि है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हर बल में उसका परिमाण होता है और दिशा होती है। तो परिमाण और दिशा दोनों किसी भी बल में अवश्य होते हैं, तो क्योंकि यह सदिश राशि है। तो द इफेक्ट ए फोर्स एक्टिंग एंड सिस्टम कैन प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन, क्या है कि अगर जो इफेक्ट एक बल जो बल लग रहा है, वो क्या, जो उस वस्तु पर जो प्रभाव डालता है वो किस पे डिपेंड करती है। पहला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसकी बल की परिमाण और दिशा। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बल किस बिंदु पर कार्य कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा ड्यूरेशन ऑफ फोर्स विच इट एक्ट्स, जो जितना बल कार्य कर रहा है वो उसके ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है। अब हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। हम उस बल को किस प्रकार, उसका ग्राफीय निरूपण कैसे करें। तो ए फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, एक बल जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी से एक सीधी रेखा से किया जा सकता है रिप्रेजेंट, विद एन एरो ड्रॉन ऑन लाइन, एक लाइन पर जो एरो बनेगा वो उसकी दिशा को बताएगा। तो लेंथ ऑफ लाइन होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना बल है वो उसकी लंबाई
रिप्रेजेंट प्रदर्शित करती है। और उस पे जो एरो बना हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस बल की दिशा को व्यक्त करता है। अब आप देखिए कि मान लिया 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो कम बल होगा, 10 सेंटीमीटर कर दी लाइन को तो वो डबल हो जाएगा बल, 20 कर दी तो 4 गुना हो जाएगा, 5 का 4 गुना हो गया। यानी बल उसकी लंबाई के अनुपात में उसका परिमाण होगा। तो इस प्रकार उसकी लंबाई क्या करती है, उसके परिमाण को व्यक्त करती है। और उसकी जो ऊपर दिशा है, अब आप लाइन हॉरिजॉन्टली खींची है या वर्टिकल खींची है, हॉरिजॉन्टल खींचोगे तो वो हॉरिजॉन्टल दिशा में होगा, और हॉरिजॉन्टल में भी वो एक्स से वाई की तरफ जा रही है या वाई से एक्स की तरफ आ रही है, वो उसके एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसलिए हम उसको इस प्रकार बल को व्यक्त कर सकते हैं। अब रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल क्या चीज़ है, तो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि संयुक्त प्रभाव किसका, एक बिंदु पर, एक वस्तु के ऊपर कई नंबर ऑफ फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट उस बॉडी पर क्या आ रहा है वो कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। इट इज डिफाइंड एज द सिंगल फोर्स which produces the same effect on the body as it produces by a number of forces acting simultaneously upon it। ये कह रहे हैं अपन कि क्या है कि ये वो सिंगल फोर्स है जो उतना ही वही सेम प्रभाव उत्पन्न करे उस वस्तु पर जैसा कि वो सब बल अगर साइमल्टेनियसली उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं उस वस्तु पर, तो जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं वो एक ऐसा सिंगल बल जो कि उस वस्तु पर लगाया जाए वही प्रभाव उत्पन्न करे जो कि वो सभी बल उत्पन्न कर रहे हैं। तो सभी बलों का ये बल परिणामी बल कहलाएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन है। अब हम करते हैं एक बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। अगर आपने किसी वस्तु पर एक बल लगाया है तो वो हमेशा क्या होगा, कभी भी संतुलित नहीं होगा। अगर एक बल लगाया वस्तु पर तो हमेशा वो एक्सेलरेशन होगा उस पर। इफ ओनली वन फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट ऑलवेज एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन। अगर किसी वस्तु पर एक बल लगाया गया है तो हमेशा क्या होगा, इट ऑलवेज एक्वायर एन एक्सेलरेशन, हमेशा उसमें त्वरण उत्पन्न करेगा वो बल। इफ हावेवर टू और मोर फोर्स, अगर दो या दो से ज़्यादा बल उस पर लगाए गए हैं तो इट में समटाइम्स टर्न आउट दैट द बॉडी डज नॉट एक्वायर एनी एक्सेलरेशन। अगर दो या दो से ज़्यादा बल लगाए जाएं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई तरह का एक्सेलरेशन त्वरण उसमें उत्पन्न नहीं हो। ऐसा कब हो सकता है, जब दो या दो से अधिक बल लगाए जाएं। इन सच केस, जबकि वो कोई एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं करे, उस केस में द फोर्सेज आर सेड टू बैलेंस ईच अदर एंड ईच ऑफ देम बैलेंस ऑल अदर फोर्सेज, दैट इज रिजल्टेंट क्या होगा ऐसे केस में, जीरो होगा। क्योंकि जितने भी बल लगे हैं उनका परिणामी बल शून्य हो जाएगा जब भी वो बैलेंस्ड फोर्स होंगे। तो ये बैलेंस्ड फोर्स तभी हो सकते हैं जब एक से ज़्यादा बल लगे। एक बल कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। किससे संतुलित होगा वो, कोई और निश्चित रूप से कम एक बल और आवश्यक होगा। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। देखिएगा अब ये पहला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर एक वस्तु के ऊपर F1 और F2 दो बल लग रहे हैं। आप देख रहे हैं चित्र में कि F1 और F2 पहले केस में दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए F2 माइनस F1 कितना हो गया, इसमें जीरो हो गया। तो F2 माइनस F1 जीरो है और इसलिए इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है, शून्य त्वरण है। क्योंकि दोनों बल आपस में विपरीत हैं दिशा में और परिमाण में समान है, इसलिए नेट फोर्स भी जीरो हो गया है और त्वरण भी इसीलिए शून्य आया। तो ये क्या है, संतुलित बल का उदाहरण हो सकता है। और दूसरे केस में आप देखिए कि एक तरफ F1 लगाया है
दूसरी तरफ F2 देख रहे हैं आप, F2 इज ग्रेटर देन F1, इसलिए नेट फोर्स F2 माइनस F1 जीरो नहीं है, इसलिए परिणामी बल शून्य नहीं होगा और त्वरण उत्पन्न होगा। आप ये देख रहे हैं कि कभी रस्साकसी का आपने देखा होगा, तो रस्साकसी में अगर दोनों प्रतियोगी बराबर बलशाली हैं तो वो न तो पहला दूसरे को खींच पाता है, न दूसरा पहले को खींच पाता है, कोई नहीं जीत पाता उसमें। परंतु अगर कोई एक ज़्यादा बलशाली है दूसरे से, तो रस्साकसी में वो जीत जाएगा जो ज़्यादा बल का है। तो जो ज़्यादा बल लगाएगा उसके ऊपर खींचेगा, वो उस डायरेक्शन में वो खींच लेगा, और दूसरी साइड वालों को अपनी साइड में खींच लेता है रस्साकसी में। तो ऐसा जो है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि दो बलों को जोड़ने का क्या नियम है। तो यहाँ है दो नियम अपने पास, एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। तो पहले हम करते हैं बलों का त्रिभुज नियम। ये क्या है देखिएगा आप कि इफ टू फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली, अगर किसी बिंदु पर दो बल साइमल्टेनियसली कार्य कर रहे हैं, इफ टू फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय दी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अगर ये दोनों जो हैं परिमाण और दिशा दोनों में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से व्यक्त किए जा सकें। जैसे कि आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं, F1 और F2 को मैंने एक त्रिभुज बनाया है, और उस त्रिभुज में दो भुजाएं वो दो बलों से व्यक्त की जा रही हैं। तो क्या होगा, देन देयर रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो क्या होगा, इनका परिणामी बल क्या होगा, तीसरी जो भुजा है इस त्रिभुज की, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा व्यक्त किया जा सकेगा विपरीत क्रम में, उसके परिमाण और दिशा दोनों में। यानी कि अगर दो बल, मैं वापस इसको रिपीट करता हूँ कि अगर दो बल परिमाण और दिशा में दो भुजाओं से व्यक्त किए जा सकते हों, तो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, वो विपरीत क्रम में उसके परिमाण और दिशा दोनों में, परिणामी बल को परिमाण और दिशा दोनों में व्यक्त करती है। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज, यानी कि बलों का त्रिभुज नियम। अब हम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। ये क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज, मतलब समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार क्या है, इफ ए पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड बाय टू फोर्सेज, अगर एक कण के ऊपर साइमल्टेनियसली दो बल एक्ट कर रहे हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आप देखिए कि अगर दो बल जो हैं साइमल्टेनियसली एक्टेड हैं किसी पार्टिकल पर, और जो कि रिप्रेजेंट किए जा सक रहे हैं किस किस में, परिमाण और दिशा दोनों में, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की संगामी भुजाएं हैं OA और OC। संगामी यानी कि एक ही बिंदु से जाने वाली, उनको एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। तो एडजेसेंट साइड वो हुई जो संगामी है, एक ही बिंदु से गुजरने वाली साइड्स हैं OA और OC। उसके द्वारा जो दो बल अगर परिमाण और दिशा में व्यक्त किए जा सकते हैं, तो क्या होगा, देन द रिजल्टेंट इज completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through same point। तो क्या होगा ऐसे केस में, जो इनका परिणामी बल है, परिणामी बल भी किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इनके विकर्ण से, डायगोनल से। और डायगोनल भी दो हैं, आप देखिए इसमें, एक तो है OB, एक है AC। तो वो वाला डायगोनल जो कि इनके सेम पॉइंट से, जो जिनसे दोनों O पॉइंट से दोनों भुजाएं जा रही हैं, OA और OC, तो सेम पॉइंट कौन सा हुआ इसमें, O। तो O पॉइंट से ही जाने वाला जो डायगोनल यानी कि कर्ण है, उस विकर्ण से
परिमाण और दिशा दोनों में वो उसका परिणामी बल व्यक्त किया जा सकता है। ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इसको कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संगामी भुजाएं किसी दो बलों को परिमाण और दिशा दोनों में व्यक्त करती हों तो उसी बिंदु से जाने वाला विकर्ण उसके परिणामी बल को यानी रिजल्टेंट फोर्स को परिमाण और दिशा दोनों में व्यक्त करता है। यह है समांतर चतुर्भुज का नियम। धन्यवाद।